Mhm. Mhm. Hello students, दिस इज सचिन हेयर। और आज मैं इंटीग्रल इक्वेशन के जो 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ है, जून 2025 वाला, तो उसमें जो इंटीग्रल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन पार्ट बी का था जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और दो क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी के थे। उन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आईडी हमारे पास 122 है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वाई एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, अगर वाई एक्स हमारे पास इस वाली इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। वाई जीरो प्लस वाई वन 1/2 होगा, वाई माइनस वन प्लस वाई वन 1 होगा, वाई डैश जीरो प्लस वाई डैश वन 3/2 होगा, वाई डैश माइनस वन प्लस वाई डैश वन हमारे पास 3 के इक्वल होने वाला है। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है, ये हमारे पास कर्नल दिया गया है ना, और ये हमारे पास यहाँ की जो लिमिट है वो हमारे पास फाइनाइट है। इसका मतलब ये फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि जहाँ ये जो हमारे पास कर्नल होता है, कर्नल से एक्स इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। टी डी टी वाले जो हमारे पास इंटीग्रेशन वाला टर्म होता है उसे सी कुछ कांस्टेंट मान के फिर सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स आप बाहर कर लो, ए 0 to 1 है, यहाँ पे टी है वाई ऑफ टी डी टी। ठीक, अब आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम कांस्टेंट सी मान लेंगे। दिस इज अ वाई ऑफ एक्स, इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। वेयर सी इज इक्वल टू, हमारे पास सी कितना है, सी हमारे पास है 0 to 1 टी ऑफ वाई टी डी टी। ध्यान से समझिएगा। अब इस c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 to 1 t, y ऑफ t की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 से रखेंगे। x की जगह पे आप जब t रखोगे तो वाई टी हमारे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 2tc और साथ में dt। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास आ जाएगा टी क्यूब प्लस 2t² और साथ में हमारे पास क्या है dt। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा टी की पावर 4/4 प्लस इधर आ जाएगा 2 टी की पावर 3/3 और साथ में सी। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास क्या है 0 to 1। अब जब इसमें आप लिमिट रखेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास 1/4, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ए आएगा 2/3 और सी और साथ में यहाँ पे सी। ठीक, यहाँ से सी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, सी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सी कॉमन लेंगे इधर, 2/3c इज इक्वल टू आएगा 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3c से 2c जाएगा तो c/3 आएगा, डेट इज़ 1/4। तो यहाँ से c और कुछ नहीं निकला, c हमारे पास 3/4 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो जहाँ जैसे हम यहाँ पे 3/4 रखेंगे कहाँ पे, c की जगह पे, तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास आ गया वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x सी था, यहाँ पे c की वैल्यू आप रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू सी की वैल्यू है 3/4, ये हो गया 2 2 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2, ये हो गया हमारे पास y ऑफ x। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो y ऑफ x हमको सोल्यूशन मिल गया। अब सोल्यूशन मिलने के बाद हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है कि y0 प्लस y1 हमारे पास वैल्यू आ रही 1/2, ये पहला ऑप्शन है। तो अगर x की जगह पे 0 रखोगे, आप y0 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 0 डेट इज़ 0, और जब आप निकालेंगे y1 तो हमारे पास आएगा 1 + 3/2। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास y0 + y1 इज इक्वल टू आ गया 5/2। तो यहाँ से पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी कह रहा है कि y-1 है ना, y-1 प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 1, ये बोल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे जैसे -1 रखेंगे तो y-1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1 का स्क्वायर माइनस का 3/2।
तो ये जाएगा 1 माइनस 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2। जैसे y1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 1 + 3/2 डेट इज़ 5/2। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा y-1 + y(1). इधर -1/2 और 5/2 ऐड होगा तो इधर आ जाएगा 2, 4/2 आएगा जो कि 2 आएगा। तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया आपका, क्योंकि आ रहा है क्या है यहाँ पे 1, लेकिन हमारा क्या आ गया 2। ऑप्शन सी देख लो क्या है, सी है कि इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए, तो वाई डैश पहले निकाल लो। वाई डैश ऑफ एक्स हम आएगा 2 ऑफ एक्स और इधर आ जाएगा 3/2। तो कह रहा है कि वाई डैश में आप 0 रखो प्लस वाई डैश में आप 1 रखो, फिर ऐड करो। जब 0 रखेंगे तो आएगा 3/2, जैसे आप 1 रखेंगे तो 2 + 3/2 आएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 + 3/2, तो आ जाएगा 6 और 10 डेट इज़ 5। लेकिन वो कह रहा था कि y0 y-1 हमारे पास 3/2 के इक्वल आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से पता चला कि ऑप्शन सी भी इसका गलत हो गया। ठीक, अब डी को जब आप चेक करेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो बचा है। करके देख लेते हैं। कह रहा है कि y-1 आप निकालो प्लस y-1 निकालो। तो y-1 जब यहाँ पे रखोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3/2, और जब +1 रखोगे तो हमारे पास 2 + 3/2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6/2 हो जाएगा। 6/2 कितना हो जाएगा 3, और ये 3 ही बोल रहा था आने को, है ना, इसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब हो गया इसका। ठीक है, बाकी सारे के सारे कैसे हो गए, गलत हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ये तो हो ही जाना चाहिए था, है ना। इसका 4th नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी में पूछे गए थे। देखो, ये क्वेश्चन था पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 176। 28 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। पार्ट सी में 2 क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन से थे, पार्ट बी में हमारे पास एक ही क्वेश्चन था जो कि अब तक मैंने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है कि अगर f हमारे पास एक फंक्शन है, कह रहा है कि f और k सच डेट द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है कि इसका सोल्यूशन आपको निकालना है, जहाँ पे y 0 पे 1 है, y' 0 पे -2 है, जो कि इस वाली इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस वाली इंटीग्रल इक्वेशन को जो लिख के दी गई है। तो कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे और कौन से स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में क्या करनी है, बात करनी। चलो भाई बात करते हैं। अब जब भी आपको समझो, आपको जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाती है, यहाँ पे देखो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो IBP अगर दी गई है हमको, ठीक, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, IBP दी गई है, तो उसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी जाए तो उससे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगा। तो हम इसमें करने क्या वाले हैं, देखिए, हमें जो भी इक्वेशन दी गई है, जैसे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y" -3y' प्लस का 2 ऑफ y इज इक्वल टू 4 ऑफ साइन x इज इक्वल टू, है ना, ये हमको दिया गया। अब हमें करना क्या है, और हमें कंडीशन दी गई है y0 पे 1 है और y'0 पे हमारा क्या है, -2 है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वहाँ से आसानी से हम ऑप्शन को देख पाएंगे। इस तरीके से बना लेंगे जहाँ पे फंक्शन हमको पता चल जाए और कर्नल पता चल जाए। हालांकि कर्नल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा ऑप्शन F में बना के रखा है, तो अगर K नहीं भी पता चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, वहाँ से KXT भी निकल आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो कन्वर्ट, यहाँ पे लिखो कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग लिमिट 0 to x। ठीक,
अब जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या हमारे पास बनेगा, ये 0 to x आएगा इधर, यहाँ पे था y डबल डैश, माइनस था 3y ऑफ डैश, प्लस का हमारे पास था 2y, है ना, और साथ में लिख लो यहाँ पे dt, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट x लिया है तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इधर क्या था 0 to x, साइन ऑफ x था ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ t और dt। अब इसे आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट जब करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश ऑफ टी, है ना, लिमिट लगा दो 0 to x, माइनस वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी, लिमिट लगा दो 0 to x, बहुत बढ़िया, प्लस का 2 बाहर ले लो, इसे 0 to x कर लो और वाई ऑफ टी डी टी ऐसे ही लिख लो, इज इक्वल टू, ये हो गया 4, साइन का होता है माइनस कॉस टी, साइन का होता है माइनस कॉस टी, लिमिट है 0 to x, यहाँ तक कर लिया। अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज ये पुट कर दो, y ऑफ t की जगह पे x रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, इसमें रखोगे y ऑफ x माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स 0 से x y ऑफ t और dt इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस का 4 बाहर आ गया, t की जगह पे x रखेंगे, cos ऑफ x, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक। अगर इधर वाले को सॉल्व करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और साथ में हो जाएगा माइनस का 4 cos x, ये आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास इनिशियल प्रॉब्लम कंडीशन दी थी उसमें था कि y 0 पे वैल्यू 1 है, y 0 पे 1 है और y डैश 0 पे वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, माइनस ऑफ 2, ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, ध्यान देते रहना। अब ये जब वैल्यू हमको गिवन है ये वाली इधर वाली, तो y 0 की जगह ये यहाँ पे y 0 पे हम पुट कर देंगे 1 और y डैश 0 पे माइनस 2 रख देंगे, तो ये बनेगा y डैश ऑफ x, यहाँ माइनस 2 रखोगे तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 3y ऑफ x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y 0 की वैल्यू है 1 तो 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2 टाइम्स 0 to x y ऑफ t dt इज इक्वल टू 4 ऑफ माइनस का 4 cos ऑफ x। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे देखना आराम से, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, कितना हो गया 5, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, है ना, तो इधर मैं सिर्फ 1 प्लस कर देता हूँ, ठीक। तो हमारे पास अब की बार जो इक्वेशन बन के आई वो हमारे पास क्या आई है, देखो हमारे पास ये आया है y डैश ऑफ x प्लस ये 1 ले लो प्लस इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस ये हटाओ, माइनस 3y(x) बचा हुआ है ना, तो इसको भी लिखना है प्लस 1 हो गया, माइनस का 3y ऑफ x, इसको लिख लो, प्लस का 2 टाइम्स 0 to x y ऑफ t dt इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 4 ऑफ cos x, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन इंटीग्रेट करें, क्योंकि अभी y डैश आ रहा है और y डैश को हमें हटाना पड़ेगा, हमें सिर्फ y के फॉर्म में चाहिए, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट बाय टेकिंग लिमिट 0 to x, ठीक। अगेन जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 0 to x y डैश ऑफ t और साथ में dt प्लस का 1 का हो जाएगा 0 to x 1 ऑफ dt माइनस का 3 y ऑफ t और साथ में dt ले लो, लिमिट ले लो 0 से x प्लस 2 टाइम्स ये हो गया 0 to x, अगेन इसमें डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा y ऑफ t और dt इज इक्वल टू माइनस का 4 ऑफ 0 to x cos ऑफ t और dt, कितना बना। अब देखो अब हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेट करके,
ये आ जाएगा हमारे पास वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई एक्स हो जाएगा, तो वाई ऑफ एक्स लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाई ऑफ 0 आ जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, टी आ जाएगा, है ना, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, अपर लिमिट यक्स है तो यक्स माइनस 0 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास 3 बाहर कर लो, चाहे ना भी बाहर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 से यक्स वाई ऑफ टी डी टी ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस आपको पता है मैं थोड़ा सा बताऊं, जो कई सारे इंटीग्रल होते हैं ना, यहाँ पे कई सारे इंटीग्रल लिखे जाते हैं, ऐसे मान लो यहाँ पे डॉट 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 एन इंटीग्रेशन है ना, तो इसको जब सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं ना तो एक्स माइनस टी की पावर एन करके इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, तो जैसे डबल इंटीग्रल है अपॉन एन फैक्टोरियल करके लेते हैं, वो हमारा यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, इसको सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, 0 टू एक्स एक्स माइनस टी, है ना, क्योंकि 2 इंटीग्रल हैं, जैसे यहाँ पे n+1 इंटीग्रल होते हैं तो इसको पावर n में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 इंटीग्रल हैं तो पावर 1 में आएगी, अपॉन नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, साथ में हमारे पास क्या आएगा y ऑफ t और डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, इसको जब सॉल्व करेंगे कॉस टी का होता है साइन टी, और साइन यक्स रखोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, 0 रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, माइनस का हो जाएगा 0, क्लियर, माइनस का नहीं प्लस का 0 होगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है। अब जब y 0 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, y 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी y 0 की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 1 प्लस, ये जो इधर वाला टर्म है इसको मैं सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी, 0 टू एक्स, ये हमारे पास हो गया 2 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इधर का माइनस का 3 ले लिया, एक ब्रैकेट में ले लिया, और y ऑफ टी और साथ में डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया माइनस का हमारे पास 4 साइन ऑफ एक्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, माइनस का 4 साइन ऑफ एक्स। हाँ, और इधर एक चीज़ छूट गई हमारे पास, ए एक्स हमारा छूट गया, इसको भी लिख लो यहीं पे, कहाँ लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक्स छूट गया, छोड़ना नहीं है किसी को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ आया वाई ऑफ एक्स, ठीक, इसकी वैल्यू -1 है, प्लस ये हमारे पास यक्स, ये बना हमारे पास, इसको स्टार इक्वेशन नाम दे दो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का आपको और प्रयास करता हूँ कि जैसे हमारे पास ये वाला जो टर्म है इंटीग्रल इक्वेशन के जैसा बनाना, ये जो 1 और एक्स इसको इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 4 साइन एक्स हो जाएगा, और इस वाले पूरे टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो अल्टीमेट इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आएगी, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस का 4 साइन ऑफ एक्स, ठीक, प्लस का 0 टू एक्स, और इधर हमारे पास क्या था एक बार देखते हैं, हाँ ये 2t प्लस 3 माइनस का 2x आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 2t और माइनस का 2x, और साथ में y ऑफ t और dt, क्लियर। तो हमारे पास अब जो इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी गई थी उससे आप जब कंपेयर करेंगे, कैसी दी गई थी, y ऑफ x थी, यहाँ पे आपको fx रखा था, प्लस 0 टू x, यहाँ पे आपके पास kxt था, और y ऑफ t था, और साथ में dt था। अब इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि एफ एक्स बराबर आपके पास निकल के आया 1 माइनस एक्स माइनस का 4 साइन ऑफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, और के एक्स टी आप जब देखेंगे कंपेयर करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 ऑफ टी माइनस का 2 ऑफ एक्स, क्लियर, ये टर्म निकल के आया। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारे पास निकल के आने वाला है, ठीक। इसका डेरिवेटिव भी कर लो क्योंकि ऑप्शन में वो भी गिवन है, तो 0 आएगा, -1 आएगा, माइनस का 4 कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब जब आप करेंगे, वो कह रहा है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है कि एफ डैश पाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, ज़रा चेक करो, एक्स की जगह पे आपको पाई रखना है, जस्ट सिंपल थिंग, जैसे ही एक्स की जगह पे यहाँ पाई रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश पाई बराबर -1 माइनस का 4 और कॉस पाई, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, कोई संशय उसमें नहीं है। दूसरे ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एफ पाई प्लस एफ डैश पाई इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस पाई आ रहा है, तो एफ पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी,
इसमें रखो पाई यहाँ पे, यहाँ पे जब पाई रखोगे, मैं रखता हूँ एफ पाई, जब रखेंगे आप तो आएगा 1 माइनस पाई, माइनस का, एक मिनट, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस पाई, और जब साइन पाई रखोगे साइन पाई हो जाएगा 0, तो उसका कोई मतलब नहीं। और एफ डैश पाई आप अभी यहाँ पे निकाले हो, कितना आ रहा है 3, इन दोनों को जब ऐड करोगे एफ पाई प्लस एफ डैश पाई, तो हमारे पास क्या आएगा 314 माइनस पाई, मतलब ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि एफ पाई प्लस एफ डैश पाई की वैल्यू आ रही है 2 माइनस पाई, तो इस हिसाब से थर्ड गलत हो जाएगा। बचा फोर्थ वाला, उसको भी चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे चेक करो, वो देखो कि -4 आ रही है कि नहीं। जो फंक्शन है उसमें जब 0 हम रख रहे हैं, देखो यहीं से चेक कर लेते हैं। फंक्शन में 0 रखोगे तो 1 माइनस जीरो साइन 0 की वैल्यू 0, एफ डैश में जब 0 रखोगे तो हमारे पास -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा -5, है ना। और -5 में 1 ये ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना वो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड नहीं है, और फोर्थ वाला है। मतलब 1, 2, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, है ना। मतलब आसान अब की बार अप्लाइड आया है। अगर आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करके गए होते तो हो जाता, काफ़ी लोगों का अच्छा हुआ भी है ना। अगर एफ और के हमारे पास सोल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, तो जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, और जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो फ्रीडाल इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो वो सब कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा लेंदी था, है ना, ये तो है लेंदी तो था, मतलब टाइम लग जाता, 5 से 7 मिनट तो लेगा ही, है ना, बहुत जल्दी जब भी आप करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आईडी हमारे पास 175 है, 28 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, जून 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट सी का है, यानी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी कह रहा है कि अगर यू एक्स हमारे पास सोल्यूशन है, लेट यू एक्स बी द सोल्यूशन टू द ओल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यू एक्स सोल्यूशन किसका है? ओल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का। यू एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ ओल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यू एक्स हमारे पास क्या है? एक सोल्यूशन है, किसका है? ओल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, देखो दोनों ओल्टेरा से ही पूछ लिया और एक फ्रीडॉल से पूछा है। अब इसका सोल्यूशन हमको निकालना है, फिर देखना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे दिए गए हैं कई सारे स्टेटमेंट, उसमें यू एक्स निकालना है, फिर उसकी वैल्यू चेक करना है कि कितनी आ रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे यू एक्स हमको दिया गया है, तो पहले ऑप्शन के लिए आप 0 जैसे इसमें पुट करोगे तो 0 + 4, और यहाँ से 0 x की वैल्यू 0, जब इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो जाती तो उसका आंसर वैसे भी 0 होता है, तो u 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। पहला ऑप्शन तो यहीं से दिख रहा है करेक्ट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है तो हाथ पाँव तो मारने भी पड़ेंगे, है ना, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। क्या हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? हम इसको एक तो हम सॉल्व कर सकते हैं इटरेटेड कर्नल से, है ना, आप K1 K2 निकालो, फिर रिजॉल्वेंट कर्नल निकालो, वहाँ से सॉल्व कर लो, है ना, तो भी लॉन्ग प्रोसेस है हमारे पास। एक दूसरा तरीका है कि आप इसको जो है लाप्लास से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसे लाप्लास से सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो रिजॉल्वेंट कर्नल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यू एक्स हमारे पास जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से है, x² + 4 ऑफ, यहाँ है 0 to x, क्योंकि t - x का स्क्वायर है और हम लोग फेमिलियर हैं x - t वाले कर्नल से, तो चूंकि अगर इसमें माइनस का स्क्वायर कॉमन भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी x - t के स्क्वायर भी आप यहाँ पे लिख दो u(t dt), तो कोई भी फ़र्क इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड,
दोनों तरफ आप लाप्लास ले लीजिए। तो लाप्लास लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लाप्लास ऑफ u जो है u ऑफ x, इसको ऐसे ना लिख के हम सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे u क्लोजर, इस टाइप से, है ना। तो इसका लाप्लास हमारे पास क्या आ गया, u क्लोजर, है ना। इसका लाप्लास ले रहे हैं, फिर हम के इसका लाप्लास, आपको पता है कि t की पावर n का लाप्लास जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन, या फिर कह लो गामा n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन। ठीक, इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं n फैक्टोरियल वाला यूज करूंगा। तो ऊपर 2 है पावर में, तो 2 फैक्टोरियल आएगा और s की पावर एक बढ़ जाएगी, यानी s क्यूब हो जाएगी, प्लस 4 टाइम्स इसका जब लाप्लास लेंगे, x माइनस टी टाइप का कर्नल है ना, तो कन्वोल्यूशन टाइप लगा दीजिए आप इसमें, है ना। क्योंकि आप ये मान लो f हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास g फंक्शन है, तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल से हम क्या कह सकते हैं, इसका लाप्लास ले लो। ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शन x माइनस टी, इसको एज एक्स स्क्वायर ट्रीट करो और इसका लाप्लास ले लो, तो हमारे पास क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब ही होगा। और साथ में u का लाप्लास तो हमारे पास निकलेगा नहीं क्योंकि ये फंक्शन नहीं दिया गया है, तो u का लाप्लास हम यू ऐसे ही रखते हैं, यू लाप्लास ऑफ यू लिख देते हैं, यानी यू क्लोजर से लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना, ये हमारे पास यू क्लोजर कॉमन ले लो, 1 माइनस इसको 4 टू ज़ा 8 कर सकते हैं अपॉन एस क्यूब, इधर हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन एस क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया यू क्लोजर, ये हो गया एस क्यूब माइनस का 8 अपॉन एस क्यूब इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन एस क्यूब। ये एस क्यूब से एस क्यूब हो गया कैंसिल, तो यहाँ से यू क्लोजर इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं क्लोजर बस बोलता हूँ जबकि ये है लाप्लास ऑफ यू एक्स, ठीक है, एस क्यूब माइनस 8, है ना। तो ये आ गया हमारे पास लाप्लास ऑफ यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, इतना आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो हमारे पास क्या आया है, यू लाप्लास ऑफ यू इज इक्वल टू आया है 2 अपॉन एस क्यूब माइनस ऑफ 8। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू, सिर्फ u ना लिख के यू एक्स है ये, है ना, u इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ इनवर्स 2 अपॉन एस क्यूब माइनस 8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एस क्यूब माइनस 8। इस वाले टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 2, एक ब्रैकेट में एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, है ना, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, ऐसे कर सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया। फिर इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके तोड़ देते हैं, ए अपॉन एस माइनस 2 प्लस का बी एस प्लस सी अपॉन हमारे पास हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। ओके, अब मैं ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, वो आप लोग निकालिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने निकाल के रखा हुआ है ए बी सी की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1/12 और बी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगी माइनस का 1/12 और जब आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आने वाली है माइनस का 1/3। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, मैंने सॉल्व किया है तो मैं यहाँ पे, अब इतना तो कर ही पाएंगे आप, है ना, अब ये भी बताना पड़े तो फिर हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये वैल्यूज़ इसके अंदर हमें पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ इनवर्स ए की वैल्यू है 1/12, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एस माइनस 2, माइनस का 1/12 भी आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 1 हो गया, और इधर माइनस का 1/3 है ना, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, हमने वैल्यूज़ रख दी और उसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या मैं इस वाली चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/12 एस माइनस 2 माइनस 1/12 के नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, यहाँ पे 4 है ना, ये वाला 4 है, इसको मैं s प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ऐसे। यहाँ पे बचा क्या, 3 बचा, है ना, एक इसके अंदर हमने ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा हमारे पास, तो 3 को
मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ऊपर जो हमारे पास टर्म बचा वो हमारे पास सिर्फ यस है, तो चूंकि यहाँ s+1 है तो इसको s+1 बनाने के लिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया माइनस का 1/3। इसके नीचे सेम काम करेंगे तो ये हो जाएगा s+1 का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर। ये बना। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/12 s-2 माइनस का 1/12। ये हो गया हमारे पास s+1 का होल स्क्वायर और प्लस का √3 का स्क्वायर। ठीक, और ये देखो अभी जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/12। ध्यान से देखना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आ जाएगा 1/12। और साथ में बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं समझाने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ, गड़बड़ मत करना कैलकुलेशन में। ये वाला माइनस मिलके इस वाले माइनस के साथ हो गया प्लस और आया 1/12। इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है सेम डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ है, साथ में इसका कोफिशिएंट -1/3 है, तो इसको भी इसके साथ में ही ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास आ गया ये 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस का हो गया √3 का स्क्वायर। ये ऐसे बन गया। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब 1/12 माइनस 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -3/12 डेट इज माइनस का 1/4। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी की जगह को हम रिप्लेस करेंगे -1/4 से। इससे रिप्लेस करेंगे -1/4 से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं यही वाला जो हमारे पास आया हुआ है। हमारे पास क्या आया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास आया हुआ है = लाप्लास इनवर्स 1/12 s-2 माइनस का 1/12। यहाँ था s+1 का होल स्क्वायर प्लस था √3 का स्क्वायर। यहाँ पे एक 1 कितना था, 1/12 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 1/4। और साथ में हमारे पास क्या था यहाँ पे 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया था। क्लियर? अब ध्यान दो, मैं हर एक टर्म को अलग से सॉल्व करता हूँ। जैसे इसका लाप्लास इन्वर्स जब मैं लूँगा, लाप्लास इन्वर्स 1/s-2 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻²t। बहुत बढ़िया, ये तो आपको पता होगा ना, इस तरीके से होता है, क्योंकि e⁻at का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s-a। तो जो लाप्लास इन्वर्स 1/s-a का आएगा वो हमारा e⁻a आ जाएगा। ठीक, पहला बात है। दूसरी बात यहाँ से समझो कि जो लाप्लास होता है cos ऑफ at का, वो हमारे पास होता है s/s² + a², इस तरीके से। लेकिन अगर इसी में आप क्या कर दो, e⁻at से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमको लाप्लास e का चाहिए, e⁻at और cos ऑफ at का लाप्लास, तो ये हमारे पास आ जाएगा s को s-a कर दो बस, s-a का होल स्क्वायर और प्लस का a²। ठीक, या इसको b कह लो, इसको b कह लो, तो यहाँ पे s-b कर दो, यहाँ पे s-b का होल स्क्वायर कर दो। समझ में आई बात? तो अगर हमको चाहिए लाप्लास इन्वर्स इस वाली टर्म का s-b का होल स्क्वायर प्लस a², तो ये हमारे पास आएगा, ये जो b है ये e⁻bt चला जाएगा, और साथ में s/s² + a² का लाप्लास क्या होता है, cos ऑफ at, ये आएगा। इसी तरीके से साइन वाला होगा। साइन के लिए क्या होता है हमारे पास, लाप्लास ऑफ साइन at हम लिखते हैं, ये होता है a/s² प्लस का a²। अब इसका यूज करके हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो ये हमारे पास e⁻2t आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको स्टार इक्वेशन हम नाम दे देते हैं। हम थोड़ा ओपन करके सॉल्व करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं। अगर हमको चाहिए लाप्लास इन्वर्स किसका, s+1 का अपॉन s+1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का, इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए।
तो क्या आएगा हमारे पास, जो यहाँ पे है प्लस में वो पावर में माइनस में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो माइनस में था वो यहाँ पे पावर में आया तो प्लस में आया e की पावर में, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ टी, और साथ में हो जाएगा कॉस ऑफ a का मान है √3 और साथ में हो जाएगा t, ये आएगा। ऐसे अगर हमको लाप्लास इन्वर्स इसका चाहिए 1/(s + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। समझते रहना बात को ध्यान से। इसका लाप्लास निकालने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन 80 के लाप्लास में ऊपर होता है a, तो इसको a बनाना होगा, और यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, √3 काम कर रहा है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 1/√3 से डिवाइड कर दिया। तो अब जो है ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3 साइन √3t। ठीक, अब लास्ट वाले इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे, इसकी जगह पे हम कॉस वाले को रखेंगे, और इसकी जगह पे हम e की पावर 2t को रखेंगे, और साथ में क्या करेंगे 2 से हम डिवाइड कर देंगे सबको 2 से। तो यहाँ 12 है तो 6 आएगा, इस वाली क्वांटिटी की जगह पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और साथ में ये √3 है तो 2√3 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हमारा जो सोल्यूशन ux निकल के आया वो हमारे पास क्या है, लिखिए यहाँ पे u ऑफ x जो हमारा निकला वो आ गया 1/6, देख लेता हूँ 1/6 e की पावर 2t, 1/6 e की पावर 2t माइनस का 1/6 हमारे पास क्या है e की पावर -t कॉस √t, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर -t और कॉस √3t। फिर हमारे पास क्या है माइनस का है, ठीक है 1/2√3, क्योंकि 4 था 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 1/2√3 माइनस है यहाँ पे भी 1/2√3, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन √3t। दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। सोल्यूशन पे तो हम लोग पहुंच गए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था भाई, अप्लाइड आसान तो था बट लेंदी था, है ना। वहाँ पे हो सकता है आप लोग प्रेशराइज में है, प्रेशर में आ गए हूँ इसको करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब इसका ऑप्शन देखो, हमको चाहिए पहले ऑप्शन में कि u0 पे वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी e की पावर 0 यानी 1/6 माइनस 1/6 e की पावर 0 कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, डेट इज 0। ऑप्शन बी मतलब सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो कह रहा है u 2π/√3 पे इसकी वैल्यू निकालो। तो 2π/√3 जब रखोगे तो 1/6 e की पावर, है ना, e की पावर ये हमारे पास आ जाएगा 2π, 2 2 हो जाएगा 4π/√3, क्या हो जाएगा 4π/√3 माइनस का 1/6 e की पावर माइनस का t है माइनस का 2π/√3, 2π/√3, और जैसे ही यहाँ पे रखोगे कॉस √3 t की जगह पे 2π/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, और साथ में जब साइन में रखोगे 1/2√3 साइन √3 t की जगह पे रखेंगे आप 2π/√3, तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2π ये 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, कॉस 2π हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 कॉमन आ जाएगा, e की पावर 4π/√3 माइनस का e की पावर -2π/√3, ये आंसर आएगा। यानी इस हिसाब से ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ में जो है, मतलब थर्ड में और फोर्थ में पूछ रहे हैं u ऑफ π/2√3 की वैल्यू क्या होगी, u ऑफ π/2√3 की वैल्यू क्या होगी। सेम मतलब थर्ड और फोर्थ में यही ऑप्शन पूछ रहे हैं, निकाल लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे रखोगे 1/6 e की पावर 2 t का मान है हमारा आपकी बार π/2√3, ठीक है, माइनस का 1/6 माइनस e की पावर नहीं, यहाँ पे इंटू है 1/6 e की पावर माइनस π/2√3 t का मान रख दिया, और कॉस ये हो जाएगा √3 π/2√3, ऐसा हो जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2√3, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा √3 t का मान हो जाएगा π/2√3। समझते रहना ध्यान से। यहाँ पे हुआ क्या, √3 से √3 कैंसिल, ये भी √3 से √3 कैंसिल, ये पाई कॉस π/2 हमारा 0 होता है, तो ये वाला टर्म से कोई मतलब अब की बार हमें नहीं है,
इस वाले टर्म से मतलब है और इस वाले टर्म से मतलब है। यहाँ से 2 से ये 2 गायब हो जाएगा, तो इधर बचा 1/6 ई की पावर पाई अपॉन रूट 3। ओके, पाई अपॉन रूट 3 बचा, माइनस ये बचा 1/2√3। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा साइन पाई/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, साइन हमारे पास कितनी आएगी इसकी वैल्यू, एक मिनट ध्यान दो, कुछ गड़बड़ मैंने किया है शायद। इसका जब सॉल्यूशन मैंने निकाला है तो देखो, हाँ ओके, इसका जब सॉल्यूशन निकाला है तो यहाँ पे s+1 है ना, तो s+1 की जगह पे यहाँ e⁻t एक और फैक्टर आएगा। देख रहे हो, इतनी ध्यान से करने के बावजूद भी गलतियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे e⁻t एक और फैक्टर आएगा साइन के पास में, तो यहाँ पे e⁻t एक और फैक्टर आएगा, तो भी e⁻t 0 हो जाएगा, यानी 1, या रख लो e⁻- का यहाँ पे 2π/3, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन में फ़र्क पड़ जाता है, देख रहे हो, अगर सोल्यूशन आप कहीं पे भी मिस्टेक कर रहे हो तो फ़र्क पड़ जाएगा उस पर, ठीक है। e⁻-2π/√3 है ना, नहीं इसमें 2π/√3 नहीं, इसका थोड़ा अलग है, ये π/2√3 यहाँ पे रखना है। क्या रखना है, e⁻- का π/2√3, e⁻- का π/2√3 ये रखना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बचा e⁻- का π/2√3। ये प्रॉब्लम तो आ सकती है गलत होने वाली। अब क्या है, ऑप्शन में 1/6 कॉमन लिया गया तो ले लेते हैं, तो π/√3, यहाँ पे 6 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 6 होगा, भाई 6 कॉमन लिया, यहाँ पे 6 है नहीं तो 6 यहाँ पे आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/√3। ये बनेगा हमारे पास, ये ऐसे आएगा 6/2√3। यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, 2 3 6, ये आ जाएगा 3/√3। फिर इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 e⁻- का π/2√3, है ना। ये वाला ऑप्शन आई थिंक हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन सही है इसका, और फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। ये रहा, पहला तो आपका करेक्ट ही है, कोई इशू नहीं है, दूसरा भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ये थर्ड और फोर्थ हमारे पास सेम थे, लेकिन √3 माइनस में आ रहा है, इसमें प्लस में आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर है 1 2 3 करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको बेहतर में समझ में आए होंगे कि क्वेश्चन, कि हाउ टू डील विथ डैट टाइप क्वेश्चन, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी से लेंदी थे पर अच्छे क्वेश्चन थे। इसका मतलब है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देखना चाह रहा है CSIR नेट, है ना। अप्लाइड वालों के लिए तो बड़ी समस्या है क्योंकि अप्लाइड अगर टफ आ जाए तो वो तो कर नहीं पाएंगे, प्योर तो खुद ही नहीं कर पाते। ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल तैयारी करो, ऑल द बेस्ट सबको, साथ में मुझे भी, है ना। बाय बाय।